तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉर्सेट नेविगेटर में। मैं आपके साथ कंप्लीट करने वाली हूँ पूरी की पूरी एनक्लेक्स, क्योंकि आपको पता है कि एनक्लेक्स पढ़ना नॉर्सेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम शुरू करने वाले हैं एमएसएन में, और एमएसएन में हम पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं द इंटेगुमेंट्री सिस्टम में। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं द इंटेगुमेंट्री सिस्टम से। तो सबसे पहले एनाटमी और फिजियोलॉजी की बात करते हैं। तो जो स्किन है वो एक लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन है बॉडी का, क्योंकि आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि स्किन जो है वो बॉडी का लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन है, और उसका जो सरफेस एरिया 15 to 20 स्क्वायर फीट के अराउंड है। ठीक है, और वेट ऑलमोस्ट 4 kgs के अराउंड है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक डिस्क्रिप्शन। उसके अलावा हम बात करेंगे फंक्शंस की। तो फंक्शंस आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगे, मैं आपको बस एक क्विक रिविजन दे रही हूँ। पहले तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस करता है इन अगेंस्ट इन्फेक्शन। आपको पता होगा कि जब भी इन्फेक्शन आता है तो सबसे पहला बैरियर जो होता है वो हमारा स्किन होता है। उसके अलावा अंडरलाइंग टिश्यूज़ और ऑर्गन को प्रिवेंट करता है इंजरी से। उसके अलावा ये जो है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करता है। कौन कौन से एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं? वो होता है टच का, प्रेशर का, पेन का और टेम्परेचर का। और उसके अलावा इन सारे स्टिमुलाइज को वो नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता भी है। उसके अलावा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करता है? पहले तो हीट लॉस जो है वो प्रिवेंट करता है। किसके थ्रू? एक ये बैरियर के थ्रू। ठीक है, और और हीट लॉस को प्रिवेंट करता है बैरियर के थ्रू। और उसके अलावा जब एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाता है बॉडी के अंदर, या एक्सेस टेम्परेचर होता है, तब ये हीट लॉस करवाता है स्वेटिंग के थ्रू। ठीक है, तो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। उसके अलावा सॉल्ट्स को, वाटर को और ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं, जो एक्सेस वेस्ट होता है, उनको स्किन जो है स्वेटिंग के थ्रू रिमूव करने का काम करता है। उसके अलावा बॉडी में एक्सेसिव वाटर लॉस है उसको भी प्रिवेंट करता है। हमारी स्किन जो है वो एक बैरियर की तरह है, और जिसकी वजह से जो एक्सेसिव वाटर लॉस है वो प्रिवेंट होता है। बट हाँ, अगर बॉडी में एक्सट्रीम टेम्परेचर है तब वाटर लॉस ज़रूर होता है। क्यों? ताकि जो है सरफेस का जो टेम्परेचर है, जो स्किन का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए। उसके अलावा विटामिन D3, आपने हमेशा सुना होगा कि स्किन हमेशा हमारा विटामिन D को जो है वो सिंथेसिस करता है। ठीक है, उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करता है। फिर स्किन की जो है हम लेयर्स के बारे में बात करें तो 3 लेयर होती है स्किन की। ऊपर वाली एपिडर्मिस, फिर डर्मिस और नीचे हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे होती है डर्मिस, और फिर उसके नीचे होती है हाइपोडर्मिस। ठीक है, उसके अलावा स्किन के ऊपर क्या क्या अपेंडेजेस होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं? तो होता है नेल, उसके अलावा हेयर होता है, उसके अलावा ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स भी 2 तरह की होती है, सेबेसियस और स्वेट ग्लैंड्स। सेबेसियस ग्लैंड का काम होता है सीबम को प्रोड्यूस करना, और स्वेट ग्लैंड्स का काम होता है स्वेट को प्रोड्यूस करना। सीबम क्या होता है? सीबम एक ऑयली सब्सटेंस होता है जो हमारी स्किन की जो सेबेसियस ग्लैंड है वो रिलीज़ करती है। उसके अलावा हमारी स्किन के ऊपर कुछ नेचुरल बैक्टीरियल फ्लोरा भी प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई, उसके अलावा सूडोमोनास, उसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस। और ये जो हम अगर नॉर्मल स्किन का जो एक्सफोलिएशन करते हैं उससे ये बैक्टीरिया जो है वो शेड ऑफ होते रहते हैं। उसके अलावा एक जो टेम्परेचर है, कौन सा टेम्परेचर है? 4.2 से 5.6 का ये जो टेम्परेचर है ये बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, या इसको हॉल्ट करने का काम करता है। ओके, एंड अब आते हैं हम स्किन फैक्टर्स ऑफ इंटेगुमेंट्री प्रॉब्लम। कौन कौन से ऐसे जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो इंटेगुमेंट्री प्रॉब्लम को कॉज करते हैं? सबसे पहले तो केमिकल और इन्वायरमेंटल इरिटेंट्स या केमिकल इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उनसे अगर आप अपनी जो स्किन को एक्सपोज करते हैं तो उसकी वजह से होता है। उसके अलावा होता है एक्सपोजर टू रेडिएशन। जो भी रेडिएशंस होती हैं, एक्स रेज होती है, गामा रेज होती हैं, ये सारी रेस से भी आपकी स्किन जो होती है वो बहुत ही सीवियरली डैमेज होती है। उसके अलावा रेस एंड एज, कुछ रेसेस होती हैं जो कि स्किन डैमेज से ज़्यादा प्रोन होती है। आपने सुना होगा कि जो वाइट या जो कॉकेशियंस होते हैं वो जो होते हैं वो सनबर्न के ज़्यादा प्रोन होते हैं, और एज के साथ तो स्किन डैमेज होता ही है। उसके अलावा सन सन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेटिव एजेंट फॉर इंटेगुमेंट्री प्रॉब्लम। ठीक है,
उसके अलावा लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन हैबिट्स की वजह से भी इंटेगुमेंट्री प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा हार्श केमिकल सोप या हार्श केमिकल प्रोडक्ट्स का आप अपनी स्किन पे यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी स्किन पे इरिटेशन हो सकता है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म ऑफ आप अगर लॉन्ग टर्म ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का या लॉन्ग टर्म कॉर्टिकॉइड्स का आप यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से भी आपकी स्किन पे डैमेज हो सकता है। उसके अलावा कुछ हर्बल प्रिपरेशंस वही एलर्जीज़ और स्ट्रॉन्ग केमिकल की वजह से हो सकता है। उसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आप देखते होंगे कि जो अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है तो स्किन जो होता है उसको डैमेज होता है, ऊपर से रीजनरेशन भी स्लो हो जाती है। ठीक है। उसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी आपकी जो होता है स्किन को डैमेज होता है। उसके अलावा इन्फेक्शन इन्फेक्शन इस वजह से होता है। उसके अलावा इंजरी जो होती है वो भी इन्फेक्शन का एक कॉज माना जाता है। सपोज़ आपके हाथ पे कहीं पे कोई चोट लगी हुई है, आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो वो इन्फेक्टेड हो गई और उसकी वजह से आसपास का एरिया भी और डैमेज हो सकता है। ठीक है। उसका है। और नेक्स्ट है रिपीटेड इंजरी एंड इरिटेशन। कोई जगह बार बार फ्रिक्शन लग रहा है, बार बार इंजरी हो रही है, बार बार इरिटेशन हो रही है, तो उसकी वजह से भी इंटेगुमेंट्री प्रॉब्लम हो सकती है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और कोई सिस्टमिक इलनेस से, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हो गए। उसके अलावा बच्चों को कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अगर इंटेगुमेंट्री प्रॉब्लम होती है तो उससे रिलेटेड कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो आप इमेजिन करो कि अगर किसी की स्किन पे बहुत ज़्यादा डैमेज है तो क्या उसको बॉडी इमेज में चेंज होगा? क्या वो सेल्फ कॉन्शियस होगा? क्या उसका जनरल वेलबींग है या सेल्फ इस्टीम है वो डिक्रीज़ होगा? बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा क्या वो सोशली आइसोलेटेड रहना पसंद करेगा? बिल्कुल। क्या वो रिजेक्शन फियर ऑफ रिजेक्शन होगा उसके अंदर? यस। क्या वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ या बाहर जाने से अवॉइड करेगा या रिफ्रेन करेगा खुद को? यस। ऊपर से हो सकता है कि पेन हो, कोई भी इंजरी हो उससे। उसके अलावा डिसरप्शन और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये भी हो सकता है। इट इज़ जस्ट रिलेटेड टू द अपीयरेंस एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ द पर्सन। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ मेडिसिन्स, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फॉलो अप केयर, उसके अलावा इंक्लूडिंग ड्रेसिंग सप्लाइज, तो ये सब भी जो है ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कर सकती है पर्सन को। उसके अलावा हम अब देखते हैं फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। एक स्किन पे आपके वुंड हुआ है, वो ठीक कैसे होगा? कुछ फेजेस होगी या कुछ प्रोसेसेस के थ्रू गुजरेगा, तो उसको हम फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग कहेंगे। तो उसके अंदर हम 3 फेज़ में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले इन्फ्लेमेटरी फेज़। इन्फ्लेमेटरी फेज़ जो होता है आपकी स्किन पे, सपोज़ एक चोट लगी है, एक चाकू से कट लग गया है, ठीक है? आपकी स्किन है, ये चाकू से कट लग गया है, तो जो स्टार्टिंग के 3 से 5 दिन है वो उस एरिया में पेन होगा, उस एरिया में रेडनेस होगी, ठीक है? उस एरिया में स्वेलिंग होगी, वहाँ पे इचनेस होगी, वहाँ पे वार्मथ होगी। तो ये सारा और पॉसिबल एक्सुडेट्स, उससे पस या उससे एक वाटरी सोल्यूशन निकलेगा, तो वो होता है आपका इन्फ्लेमेटरी फेज़। यानी आपके स्टार्टिंग से 3 से 5 दिन किसी भी इंजरी के अंदर जो फेज़ होता है वो होता है आपका इन्फ्लेमेटरी फेज़। ठीक है। उसके बाद में सेकंड फेज़ जो आता है वो होता है आपका फाइब्रोब्लास्टिक फेज़। फाइब्रोब्लास्टिक फेज़ जो होता है वो 4th डे से स्टार्ट होता है, 4th डे टू 2 टू 4 वीक। अब आपने देखा होगा कि 4 से 5 दिन के बाद वो जो इंजरी है उसके ऊपर एक ड्राई ब्राउनिश सा कोट बनने लगता है, ठीक है? तो उसमें क्या है, एक स्कार टिश्यू फॉर्म होता है और उसके अंदर अगर वो बहुत ज़्यादा डीप इंजरी है तो उसके अंदर क्या होता है, ग्रैनुलेशन टिश्यू बनने लगता है। ग्रैनुलेशन टिश्यू जो होता है वो उस इंजरी के जो हीलिंग है उसको सपोर्ट करने के लिए बनता है। उसके अलावा मैचुरेशन होता है। मैचुरेशन 3 वीक्स से लेकर 1 साल तक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कितना बड़ा आपका वो वुंड है। और उससे क्या होता है कि आपने ज़रूर अपने आसपास या खुद के भी आपने देखा होगा कि कोई बचपन की चोट होगी, उसकी जो स्किन होगी वो एक अलग सी ही थिन सी शाइनी सी दिखेगी। तो ये वो मैचुरेशन स्टेज के बाद फॉर्म होती है वो। तो आपने तीनों स्टेजेस, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई हो। आपको याद रखना है IFM, ठीक है? IFM ये जो है ये क्या है आपका, फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग, इन्फ्लेमेटरी, फाइब्रोब्लास्टिक एंड मैचुरेशन, ठीक है? और उसके बाद में हीलिंग बाय इंटेंशन। तो इंटेंशन क्या है कि जो भी आपकी हीलिंग हो रही है वो किस तरह से हो रही है, ठीक है? आपको मैं समझाती हूँ। जैसे फर्स्ट इंटेंशन, एक आपका वुंड था, उसका जो एजेस है, जो घाव की जो एजेस है वो एक दूसरे के पास लाई गई है
और सूचर से उनको अच्छे से हील करा है, तो वो जो वुंड है वो इजीली क्लोज हो जाएगा और जो डेड स्पेस है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड इंटेंशन में क्या होता है कि इस तरह की हीलिंग में जो टिश्यू लॉस होता है वो हुआ हुआ होता है। आपने इंटेंशन मतलब महत्व, ठीक है, इंटेंशन मतलब इच्छा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो इंटेंशन का मतलब, फर्स्ट इंटेंशन, सेकंड इंटेंशन और थर्ड इंटेंशन, आप उसको टाइप ऑफ वुंड से लो। फर्स्ट इंटेंशन में हमने सर्जिकल वुंड अपनी इच्छा से बनाया है। वुंड के जो दोनों एजेस हैं वो अप्रॉक्सीमेट यानी पास कर दिए गए हैं और उनको सूचर से पास में लाया है। उसके अंदर जो है जो स्कार होगा वो बहुत कम बनेगा, ठीक है, और जो टिश्यू लॉस हुआ होगा वो भी बहुत कम हुआ होगा। सेकेंड इंटेंशन में क्या होता है कि आपकी इसके अंदर जो जो वुंड के जो एजेस हैं उसमें कुछ टिश्यू लॉस हुआ होगा और उनके बीच में एक डेड स्पेस बनेगा। थर्ड इंटेंशन में क्या होता है कि जो सपोज आपका कोई प्राइमरी वुंड, प्राइमरी या फर्स्ट इंटेंशन का वुंड था वो खुल गया, ठीक है, या फिर आपका जो वुंड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पस पड़ गई है या बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो गया है, तो यहाँ पे जो है उस वुंड के अंदर, उस वुंड के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत अलग दिखेगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप रह जाएगा या बहुत ही अनअप्रॉक्सीमेटेड वो वुंड होगा। तो ठीक है, ये तीनों इंटेंशन के हो गए। तो फर्स्ट इंटेंशन, सेकंड इंटेंशन एंड थर्ड इंटेंशन, आई होप आपको तीनों समझ आ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ पूछिएगा। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि वुंड से किस तरह के ड्रेनेज निकलते हैं। सबसे पहला है सीरस ड्रेनेज। सीरस ड्रेनेज कौन सा होता है? क्लियर और स्ट्रॉ कलर्ड यानी हल्का पीला या क्लियर कलर का जो ड्रेनेज जो वाटर निकलता है उसको हम बोलते हैं सीरस। ठीक है, सीरस फ्लूइड हो रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल पार्ट होता है हीलिंग प्रोसेस का। आपने देखा होगा अगर जब कुछ छोटी मोटी चोट लग जाए तो हल्का सा पानी जैसा कुछ उसमें से निकलता है, तो वो होता है सीरस ड्रेनेज। उसके बाद होता है सीरो सैंगिनस ड्रेनेज। तो सीरो, सीरो बना है सीरस से, सीरस मतलब येलो और सैंगुइनस मतलब रेड, तो दोनों मिक्स होके एक पिंकिश कलर का डिस्चार्ज निकलता है जिसमें थोड़ा तो ब्लड सेल्स होता है, थोड़ा सीरियस ड्रेनेज होता है, ठीक है। ये भी नॉर्मल पार्ट होता है हीलिंग प्रोसेस का, आपने नोटिस पक्का किया होगा ये भी कभी अपने वुंड में किसी में। फिर होता है सैंगिनस ड्रेनेज। सैंगिनस ड्रेनेज में रेड ड्रेनेज होता है। अगर आपके ब्लड वेसल तक ट्रॉमा पहुंच गया है तो फिर आपको रेड कलर का ड्रेनेज होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, वुंड वुंड की क्लेंजिंग हो जाएगी, ठीक है। और और सैंगिनस ड्रेनेज जो होता है वो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता वुंड्स के अंदर। सपोज कोई घाव लगा है और उससे कंटिन्यूसली सैंगिनस ड्रेनेज आ रहा है तो इट इज़ नॉट कॉमन। इसका मतलब आपकी ब्लड वेसल भी कहीं कहीं डैमेज हुई है। फिर होता है हीमोरेजिक। हीमोरेजिक होता है मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो निकल रहा है। हीमोरेजिक मतलब फ्रैंक ब्लड फ्रॉम अ लीकिंग ब्लड वेसल, कोई ब्लड वेसल्स में से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, ठीक है, और ये जो है इमरजेंसी कंडीशन है। इसके अंदर आपको जो है वुंड को जो है मतलब ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। फिर होता है पुरुलेंट। पुरुलेंट में येलो, ग्रे या ग्रीन कलर का ड्रेनेज निकल रहा है ड्यू टू इन्फेक्शन। यहाँ पे कहीं इन्फेक्शन नहीं हुआ था, ये नॉर्मली प्रेजेंट थे, ये भी फिर भी नॉर्मल था, ये तो चलो आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट, बट ये सारे नॉर्मल थे, यहाँ इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। तो जब आपको येलोइश या ग्रीनिश या ग्रेइश डिस्चार्ज निकले तो समझ लेना कि वहाँ इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है। अब हमें पता चला हमारी स्किन पे कुछ वुंड्स हैं या जो भी है, तो हम कैसे पता चलाएंगे कि जो भी इंटेगुमेंट्री प्रॉब्लम है, जो भी इंटेगुमेंट्री प्रॉब्लम है वो कितनी सीरियस है। हम कुछ तो डायग्नोसिस करेंगे, तो मेथड ऑफ डायग्नोसिस क्या है? सबसे पहले तो है स्किन बायोप्सी। अब बायोप्सी से आपको पता है कि हम एक स्मॉल टिश्यू का कलेक्शन करेंगे। तो स्किन बायोप्सी इज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल पीस ऑफ स्किन टिश्यू फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। अब स्किन बायोप्सी कैसे हो सकती है? तो पंच बायोप्सी हो सकती है, एक्सिजनल बायोप्सी हो सकती है, शेव हो सकती है। पंच में एक छोटा सा पीस निकालेंगे, एक्सिजनल में कट करके एक वेज निकालेंगे और शेव में एक छोटी सी स्लाइस शेव करेंगे, ठीक है। फिर अब स्किन बायोप्सी के अंदर क्या क्या प्री प्रोसीजर और पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन क्या क्या होंगे? सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट इंश्योर करना है, क्योंकि स्किन बायोप्सी एक
जो है एक इन्वेसिव टेस्ट है, इन्वेसिव डायग्नोस्टिक मेथड है। उसके बाद जो भी साइट है उसको क्लीन करेंगे। फिर पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन में क्या करेंगे, आपने जो है वो सैंपल ले लिया है या जो भी फिजिशियन है उसने सैंपल ले लिया, आपका काम है पहले इन्फॉर्म कंसेंट लेना और साइट को क्लीन करना। अब वो बायोप्सी का सैंपल लेना आपका काम नहीं है। उसके बाद में आप पोस्ट प्रोसीजर आपका क्या काम होगा, सबसे पहले तो स्पेसिमेन को अप्रोप्रिएट कंटेनर में डालेंगे और उसको पैथोलॉजी लेबोरेटरी के लिए भेजेंगे। उसके बाद में एसेप्टिक टेक्निक्स की मदद से आपको ड्रेसिंग करनी है उस साइट की। उसके बाद में बायोप्सी साइट को असेस करते रहना है कि कोई ब्लीडिंग या इन्फेक्शन ना हो जाए। उसके बाद में क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि ड्रेसिंग को जो है 7 से 8 घंटे कम से कम पड़ा रहने दें और उसके बाद में हटा के उस पर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाएं। कितने दिन, जो है 7 से 10 दिन, और सूचर जो है वो 7 से 10 दिन के बाद हट जाएंगे। तब तक आपको ड्रेसिंग हटा के एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगानी है और वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होने देना है। ठीक है। और अगर एक्सेसिव ड्रेनेज हो या रेडनेस हो या कोई भी साइन ऑफ इन्फेक्शन हो तो आपको तुरंत जो है रिपोर्ट करना है। ठीक है। तो आपने देखा बायोप्सी क्या होती है, बायोप्सी के कौन कौन से मेथड होते हैं। अब दूसरा है स्किन का या वुंड का कल्चर। अ स्मॉल स्किन कल्चर सैंपल इज ऑब्टेन विद अ स्टेराइल एप्लीकेटर एंड द अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ कल्चर ट्यूब। मेथड ऑफ मेथड इंक्लूड्स स्क्रैपिंग, पंच बायोप्सी एंड कलेक्टिंग फ्लूइड। लोकल एनेस्थीसिया में बी यूज। तो अगर आपको स्किन का कल्चर करना है, वुंड का कल्चर करना है, तो आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में कि कैसे किया जाता है। एक छोटा सा एप्लीकेटर लिया जाता है, जैसे आपका कोविड में टेस्ट होता था, एक छोटा सा क्यूटिप जैसा सा एप्लीकेटर आपके थ्रोट में लेते थे, तो वैसा ही एप्लीकेटर लेना है और आपको वुंड के अंदर जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि यहाँ इन्फेक्शन है वहाँ पे उसको अच्छे से उसको वो जो सैंपल है, जो भी आपका फ्लूइड है वो लेना है और उसको अप्रोप्रिएट कंटेनर में डाल देना है। ये तो आपका वुंड कल्चर। और स्किन कल्चर क्या होता है, बायोप्सी की मदद से आपको छोटा सा टिश्यू सैंपल लेना है और उसका फिर कल्चर करना है। ठीक है। A nasal swab is commonly done to determine the previous exposure of certain type of bacteria। ठीक है। उसके अलावा नेसल स्वैब भी करते हैं देखने के लिए कि कोई प्रीवियस एक्सपोजर था क्या कोई बैक्टीरिया से। ठीक है। फिर पोस्ट प्रोसीजर क्या है, वायरल कल्चर को हमेशा आइस पे रखा जाता है और सैंपल इज सेंट टू द लेबोरेटरी टू आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। उसके बाद में ऑब्टेन स्किन कल्चर सैंपल और एनी अदर टाइप ऑफ कल्चर स्पेसिमेन बिफोर इंस्टीट्यूटिंग एंटीबायोटिक थेरेपी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सैंपल ले रहे हो और आप पेशेंट को एंटीबायोटिक दिए जा रहे हो तो आपके जो कल्चर के अंदर बैक्टीरिया नहीं आएगा। ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स थेरेपी शुरू करने से पहले ही आपको अपना कल्चर भेज देना होता है और उसके बाद में एक एक ब्रॉड स्पेक्ट्रा ऑफ एंटीबायोटिक हम स्टार्ट कर देते हैं और फिर जब रिजल्ट आता है तो हम स्पेसिफिक एंटीबायोटिक थेरेपी करते हैं। ठीक है। एक अगला टेस्ट है वुड स्लाइड एग्जामिनेशन या ब्लैक लाइट टेस्ट और यूवी टेस्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, स्किन इज व्यूड अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट थ्रू अ स्पेशल ग्लास जिसे कहते हैं वुड्स ग्लास टू आइडेंटिफाई सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन। तो पहला हमने क्या पढ़ा, स्किन बायोप्सी, दूसरा हमने कल्चर पढ़ा और तीसरा हम वुड स्लाइट एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं जिसके अंदर जो स्किन है उसको हम एक यूवी लाइट के थ्रू एक स्पेशल ग्लास के अंदर देखते हैं जिसे वुड्स ग्लास कहते हैं और हम देखते हैं कि स्किन के ऊपर कोई सुपरफिशियल इन्फेक्शन तो नहीं है। अब प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन क्या है, सबसे पहले तो प्रोसीजर क्लाइंट को एक्सप्लेन करेंगे, क्लाइंट को रीअश्योर करेंगे। उसके बाद में हम उसको बताएंगे कि भाई ये जो लाइट है ये हार्मफुल नहीं है। उसके अलावा डार्क करेंगे रूम को बिफोर एग्जामिनेशन। फिर पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन क्या है कि हम क्लाइंट को बोलेंगे कि आप मतलब थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा क्योंकि डार्कनेस से जब आप लाइट में जाएंगे तो थोड़ा सा आँखों को एक्लेमेटाइज होने के लिए टाइम लगता है। ठीक है। फिर डायास्कोपी, इसके अंदर क्या है, अ टेक्निक अलाउज क्लियरर इंस्पेक्शन ऑफ लीजन्स बाय एलिमिनेटिंग द इरिथमा caused by increased blood flow to the area. A glass slide is present over the lesion causing it blanching and revealing the lesions more clearly। ठीक है। तो डायास्कोपी इसके अंदर क्या है, सपोज एक आपका कोई लीशन है। ठीक है। बट आपको पता है कि इन्फ्लेमेटरी स्टेज है तो चारों तरफ रेडनेस रहेगी। ठीक है। तो क्या हम लीशन को अच्छे से देख पाएंगे कि किस तरह का लीशन है, नहीं देख पाएंगे ना। तो हम एक ग्लास टिश्यू लेंगे या ग्लास स्लाइड लेंगे और उसको हम
प्रेस करेंगे। आपको पता है कि अगर मैं कुछ भी अपनी स्किन पे प्रेस करूँगी तो एक वाइटिश अपीयरेंस हो जाती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई थोड़ी देर के लिए वहाँ हिंडर हो जाती है। तो वो ब्लैंचिंग हो जाएगी जब स्किन की, तो हम अच्छे से लीजन को एग्जामिन कर लेंगे, उसे कहते हैं डायस्कोपी। तो हमने 4 टेस्ट पढ़े, आई होप आप क्लियर होंगे। पहला था बायोप्सी, दूसरा था कल्चर, तीसरा था वुड स्लाइड एग्जामिनेशन, और चौथा था आपका डायस्कोपी। ठीक है, अब हम जो है अलग अलग कंडीशंस देखेंगे, या अलग अलग कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म देखेंगे जिसकी वजह से क्या क्या हमारी स्किन पे क्या क्या हमारी स्किन पे कॉजेज होता है। तो वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आया होगा, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि ये बहुत धीरे चल रहा है, आप इसको आराम से सुनिए, 2x पे सुनिए, 3x पे सुनिए। बट आपको इतनी बड़ी बुक जब क्लियर करनी है और इतना इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम अपनी लाइफ का क्लियर करना है, तो आपको थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। सो होपफुली आपको सब क्लियर हुआ हो, और थैंक यू। अगले एपिसोड का वेट कीजिए।